everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, यानी कि जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, उसके जो भी पीसेज हैं, जो टुकड़े हैं, उनको एक साथ जोड़ने में ना बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें इस वीडियो में समझना है। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसे समझने में हड़प्पन स्क्रिप्ट कोई भी हेल्प नहीं करती है, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, राइट। तो उसकी हिस्ट्री हमने कैसे रिकंस्ट्रक्ट की, तो मटेरियल एविडेंसेस की हेल्प से उसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, हड़प्पन लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट किया। उन मटेरियल एविडेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, कुछ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मटेरियल एविडेंसेस में आती हैं। इनके बेसिस पर इस सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि क्लॉथ, लेदर, वुड और रीड्स। रीड जो होती है वो एक टाइप की घास होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। ये जनरली डिकम्पोज हो जाती हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में और जल्दी डिकम्पोज होती हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन होता है, इसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। अपना जो इंडिया है उसका भी तो लगभग आधा पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में आता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज होते हैं। जो चीज़ें सर्वाइव करती हैं वो कौन सी हैं, वो है स्टोन की, वो है बर्nt क्ले की, यानी कि जो जिसे हम टेराकोटा भी बोलते हैं, और कुछ मेटल की चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो है वो सर्वाइव करती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, हज़ारों साल तक जो है ये सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है। और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रोकन चीज़ें होंगी, जो टूटी हुई चीज़ें होंगी और जो यूजलेस चीज़ें होंगी, उन्हें ही फेंका जाएगा। जिस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है उसे तो नहीं फेंकेंगे ना। तो जो सही सही चीज़ें हैं उनका क्या कर लेंगे, उनको रिसाइकल कर लेंगे और उनका दोबारा से यूज़ हो जाएगा। तो जो रिमेन्स मिलेंगे वो कौन सी चीज़ों के मिलेंगे, जो ब्रोकन होंगी या यूजलेस होंगी, जिनके रिमेन्स प्रेजेंट टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स जो भी होते हैं, जो अपने सेम फॉर्म में हमें मिले हैं, यानी कि जैसे वो हजारों साल पहले थे उसी फॉर्म में हमें आज मिल रहे हैं। तो वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि या तो पास्ट में वो खो गए थे, लॉस्ट हो गए थे, या फिर उन्हें होल्ड कर लिया गया था और कभी भी उन्हें दोबारा से गेन नहीं किया गया। जैसे जब कोई चीज़ खो जाती है तो वो जहाँ पर खोई है वहीं पड़ी रहेगी ना, जब तक किसी और को वो ना मिल जाए। उसे होल्ड कर लिया, यानी कि उसे जमा करके रख लिया या ज़मीन में जो है वो दफना दिया, और जिसने दफनाया है वो तब तक मर गया, वो उस चीज़ को वापस से नहीं ले पाया, तो वो वहीं के वहीं दफनी रहेगी जब तक किसी और को उसके बारे में पता नहीं चलता या फिर वहाँ पर खुदाई नहीं की जाती। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इसी तरीके से वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, पर ये रेयरली मिलते हैं। ज़्यादातर कौन सी चीज़ें मिलती हैं, जो ब्रोकन होती हैं, जो यूजलेस होती हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इस तरीके की जो फाइंड्स हैं ये एक्सीडेंटल होती हैं। जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं ना, ये एक्सीडेंटल होते हैं, यानी कि कभी कभी मिल जाते हैं, अचानक से मिल जाते हैं, रादर देन टिपिकल। कि ऐसा नहीं है कि जब भी खुदाई होगी तो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स ही मिलेंगे, हमेशा टूटी फूटी चीज़ें ही मिलेंगी। तो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, ये एक्सीडेंटल हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स भी मिले और कुछ टूटी हुई, कुछ यूजलेस चीज़ें भी मिली, तो हम उन फाइंड्स को क्लासिफाई भी तो करेंगे ना अलग अलग कैटेगरी में। तो आर्टिफैक्ट्स की रिकवरी, यानी कि आर्टिफैक्ट्स मिल जाना, सिर्फ एक बिगिनिंग है, सिर्फ एक शुरुआत है आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज की। जब ये आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट इनको क्लासिफाई करते हैं, ये जो इनकी फाइंड्स हुई हैं इनको वो क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो सिंपल प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का, वो है मटेरियल के टर्म में, यानी कि जो आर्टिफैक्ट मिला है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, क्या वो स्टोन का है, क्या वो क्ले का है, क्या वो मेटल का है, क्या वो बोन का है, क्या वो आइवरी का है। आइवरी होता है हाथी का जो दांत होता है, वो चीज़, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया। और जो सेकंड मेथड है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड मेथड किस बेसिस पर है, फंक्शन के बेसिस पर। जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, किस काम में वो आर्टिफैक्ट आता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसी आर्टिफैक्ट का क्या फंक्शन है। फॉर इंस्टेंस, एक आर्टिफैक्ट है, क्या वो कोई टूल है या फिर कोई ऑर्नामेंट है, या फिर दोनों का ही काम करता है। वो टूल के रूप में भी उसका यूज कर लो और ऑर्नामेंट के रूप में भी उसका यूज कर लो, या वो कोई ऐसी चीज है जिसका रिचुअल यूज किया जाता है। तो इन सारे फंक्शंस को आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन है इन आर्टिफैक्ट्स का, उसे हम कैसे पता लगाते हैं कि ये किस लिए काम आता होगा, उसको हम प्रेजेंट डे थिंग्स के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। उसके साथ में अगर उसका रिजेम्बलेंस है, यानी कि उससे अगर वो इक्वालिटी रखता है, समानताएं रखता है,
तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या होगा उस टाइम पीरियड में। जैसे कि बीड्स हो गए, तो आज के टाइम पीरियड पर बीड्स का यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, तो इससे अंदाजा लगाया कि उस टाइम पीरियड पर भी इनकी ज्वेलरीज बनती होंगी। कॉर्न्स का यूज क्या होता है, सेरल्स को पीसने के लिए, तो हो सकता है उस टाइम पीरियड पर भी इसका यूज इसीलिए किया जाता हो। स्टोन ब्लेड्स, पॉट्स हो गए, ये कुछ ऑब्वियस एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट डे थिंग के साथ अगर हम इनको कंपेयर करें तो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया किसी आर्टिफैक्ट के फंक्शन का पता लगाने का। दूसरा तरीका क्या है कि जो आर्टिफैक्ट है जहां पर वो मिला है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको इन्वेस्टिगेट करके आर्कियोलॉजिस्ट फंक्शन का पता लगाते हैं। जैसे अगर कोई आर्टिफैक्ट किसी हाउस में मिला है या किसी ड्रेन में मिला है, यानी कि नाले में, किसी ग्रेव में मिला है, या किसी किल्न में मिला है। किल्न होती है जो भट्टी होती है, वो कहाँ पर मिला है आर्टिफैक्ट, उसके बेसिस पर उसके फंक्शन का पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। समटाइम्स क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट को इनडायरेक्ट एविडेंस का भी सहारा लेना पड़ता है। इनडायरेक्ट एविडेंस जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं कुछ हड़प्पन साइट्स पर, लेकिन सिर्फ कॉटन के ड्रेसेस मिल जाने से हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें कपड़े बनाने आते थे या फिर वो कॉटन के क्लोथ बनाते थे, किस टाइप के बनाते थे। तो क्लोथिंग के बारे में जानने के लिए हमें इनडायरेक्ट एविडेंस पर डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे कि उस इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या हो सकता है, किसी स्कल्पचर पर उसका डिपिक्शन हो, उस कपड़े का डिपिक्शन हो। स्कल्पचर जो है वो मूर्ति होती है, तो अगर किसी मूर्ति पर दिखाया गया हो कॉटन के क्लोथ को, तो उससे पता लग सकता है कि हाँ कॉटन के ड्रेस भी मिले हैं और ये कॉटन के कपड़े बनाते होंगे हड़प्पन पीपल। तो इस कल्चर में जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला है उसमें जो है प्रीस्ट किंग ने शॉल लपेटी हुई है जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हड़प्पन्स थे ये एम्ब्रॉयडरी क्लोथ भी बनाना जानते थे। तो यहाँ पर मेन चीज क्या हो गई, क्लोथिंग। क्लोथिंग के लिए इनडायरेक्ट एविडेंस क्या हो गया, डिपिक्शंस स्कल्पचर पर। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को रेफरेंस के कुछ फ्रेम्स डेवलप करने होते हैं, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ फ्रेमवर्क्स बनाने होते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो फर्स्ट हड़प्पन सील जो मिली थी उसको तब तक नहीं समझा गया जब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कॉन्टेक्स्ट नहीं डेवलप किया कि इस सील को किस कॉन्टेक्स्ट में रखना है, किस प्लेस पर इसे रखना है। तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या था कि पहली बात तो कल्चरल सीक्वेंस जहाँ पर ये मिली थी, सबसे पहली सील हड़प्पा में ही तो मिली थी ना। तो धीरे धीरे करके आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन का पूरा कल्चरल सीक्वेंस बनाया कि किस तरीके से ये सीक्वेंस में चलती रही, किस तरीके से इसका टाइम पीरियड था। और दूसरी बात, इन्होंने इस सील को मेसोपोटामिया की सील से कंपेयर किया। तो इस तरह से इन्होंने फ्रेम्स डेवलप किए कि सील को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। यानी कि फाइंड्स मिल रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, लेकिन अब उसको समझा कैसे जाए, उन्हें एक्सप्लेन कैसे किया जाए, उनका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम किस में देख सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिशों में उनको देख सकते हैं। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो ये सोचते थे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अनयूजुअल या अनफैमिलियर दिख रहे हैं, उनका शायद कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता हो, जिसमें टेराकोटा फिगराइंस आ जाते हैं विमेन के। इस टाइप के टेराकोटा फिगराइन है, यानी कि टेराकोटा से बने हुए फिगर्स हैं कुछ, जो एक विमेन यहाँ पर दिखाई गई है जो कि हैवीली ज्वेल्ड है। इसकी जो ज्वेलरी है काफ़ी सारी हैवीली इसको ज्वेल किया गया है और इसके हेड पर भी कुछ पहनाया गया है ना। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने माना कि इनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था मदर गॉडेसेस। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद ये मदर गॉडेस होंगी। और मैन का एक रेयर स्टोन स्टैटुअरी मिली है। स्टैटुअरी यानी कि स्टैचू ही होता है, तो रेयर स्टोन का स्टैचू मिला है मैन का, एक ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर में। स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर जैसे कि वो बैठे हुए हैं और उनका एक हाथ जो है वो उनके घुटने पर रखा हुआ है। जैसे कि प्रीस्ट किंग मिले हैं उसी तरीके से एक स्टैचू मिला है एक मैन का। तो ये जो स्टैचू मिला है इसको भी इसी तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि इनका भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता होगा इस सिविलाइजेशन में। तो ये बात हो गई स्टैचू के रिलीजियस सिग्निफिकेंस की। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पर स्ट्रक्चर्स के कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस हुआ करते होंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। जैसे कि जो ग्रेट बाथ है और फायर ऑल्टर्स हैं। फायर ऑल्टर्स जो होते हैं वो अग्निकुंड होते हैं, इनमें जो आग जलाई जाती थी और जो यज्ञ वगैरह किया जाता है ना, वही होते हैं। ये कहाँ पर मिले हैं, ये कालीबंगा और लोथल में मिले हैं फायर ऑल्टर्स। ग्रेट बाथ तो मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है, तो ये माना जाता था कि इनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता होगा। ग्रेट बाथ में रिचुअल बाथिंग होती होगी, फायर ऑल्टर्स में यज्ञ वगैरह करवाते होंगे ये।
तो रिलीजियस बिलीफ्स को भी रिकंस्ट्रक्ट करने के अटेम्प्ट्स किए गए हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी रिकंस्ट्रक्ट करने के अटेम्प्ट किए गए हैं। कैसे किए गए हैं? सील्स को एग्जामिन करके, सम ऑफ विच सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स, जिनमें से कुछ सील्स ऐसी हैं जो रिचुअल सीन्स को दिखाती हैं कि किस तरीके से रिचुअल किया जा रहा है, और कुछ ऐसी सील्स हैं जिनमें प्लांट के मोटिव्स हैं, यानी कि प्लांट के फिगर्स उन सील्स में बनाए गए हैं। इससे ये सोचा गया कि नेचर वर्शिप भी होती होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि वन हॉर्न एनिमल जो है, जैसे इस सील में ये जो दिखाया गया है वन हॉर्न एनिमल, इसको यूनिकॉर्न भी बोला जाता है। इस एनिमल को मिथिकल समझा जाता है, यानी कि ये हड़प्पन लोगों की इमेजिनेशन थी। इस एनिमल को बनाना, ऐसा कोई एनिमल था ही नहीं, ये एक कंपोजिट क्रिएचर था। कंपोजिट क्रिएचर क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा एनिमल्स की मिक्सिंग कर दी जाए और उसे सोचकर एक नया एनिमल क्रिएट कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर इसका एक हॉर्न लगाया गया है, तो वन हॉर्न राइनोसोरस होता है, ठीक है, और ये हिरन की तरह भी लग रहा है, ये बैल की तरह भी लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सारे एनिमल्स को मिक्स करके ये एक एनिमल बना दिया गया है। तो हकीकत तो नहीं पता है कि ऐसा कोई एनिमल था भी या नहीं, क्योंकि इस एनिमल के कोई भी एविडेंसेस भी नहीं मिले हैं, कोई भी बोन्स वगैरह कुछ नहीं मिला है जिससे पता चले। ये सिर्फ सील्स में ही मिला है हड़प्पन लोगों की, ठीक है। और कुछ सील्स ऐसी भी हैं जिसमें एक फिगर दिखाया गया है जो कि क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठे हैं, यानी कि पालथी मारकर बैठे हैं एक योगिक पोस्चर में, यानी कि जैसे एक योगी बैठता है ना, जो साधना में लीन हो जाता है, उसी तरीके से बैठाए हुए दिखाए गए हैं। जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं, ये एक हाथ इनका इस घुटने पर है, एक हाथ इनका इस घुटने पर होगा। ये सील जो है वो टूटी हुई मिली है, इसीलिए इसका इतना पार्ट गायब है, ठीक है। तो ये जो योगी जी दिखाए गए हैं, ये कुछ एनिमल्स से सराउंडेड हैं। जैसे ये कुछ एनिमल्स इनके बने हुए हैं, इनके आसपास में, है ना। इनको क्या बोला गया है? इनको नाम दिया गया है प्रोटोशिवा। प्रोटोशिवा मतलब जो शिव हैं, यानी कि हिंदुइज्म में मेजर डेटीज में से एक डेटी जो शिव हैं। तो शिव की जो अर्ली फॉर्म है, जो उनका स्टार्टिंग का जो रूप है, वो ये होंगे। और इन्हें क्या नाम दिया गया है? इन्हें नाम दिया गया है पशुपति, यानी कि एनिमल्स का राजा, है ना। तो इन्हें प्रोटोशिवा का टाइटल भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। कॉनिकल यानी कि कोन जैसी शेप, कोन की शेप कैसी होती है? कुछ इस तरीके से, है ना। इसको उल्टा कर दो इस तरीके से। तो कॉनिकल शेप में कुछ स्टोन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनको बोला गया है कि हो सकता है ये लिंगास हो। लिंगास यानी कि जो शिवलिंग होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है, तो इन्हें वो बताया गया। ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखते थे? इस टाइप के दिखते थे। क्या ये गेम्समैन है या लिंगास है, इसके बारे में जो है वो कंफ्यूजन है। इनके बारे में मैके, जो कि एक अर्लीस्ट एक्सकावेटर थे, वो क्या बोलते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे कोन्स जो कि लैपिस लजूली के, जास्पर के, चालसेडोनी के और अदर स्टोन्स के बने हुए हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुली कट किए गए हैं और फिनिश्ड किए गए हैं। एंड हाइट जो है इनकी 2 इंचेस से भी कम है। हो सकता है कि ये लिंगास हो, या दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि ये सिर्फ बोर्ड गेम्स में यूज किए जाते हो, यानी कि इसके नीचे दिख रहा है ना बोर्ड जैसा, इसमें ये ग्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया है इस तरीके से। हो सकता है कि ये गेम खेलने के लिए यूज किए जाते हो ये जो स्टोन है। तो या तो ये गेम्स मैन हो सकते हैं या फिर ये लिंगास हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों में एक डिस्प्यूट है। ये जो बात है ये कहाँ से ली गई है? अर्नेस्ट मैके की अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 से ली गई है, ठीक है। अब हड़प्पन रिलीजन के बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शंस किए गए हैं इस अजम्पशन पर कि जो लेटर वाले ट्रेडिशंस होते हैं, जो बाद के ट्रेडिशंस होते हैं, वो अर्लियर वंस के साथ में, अर्लियर ट्रेडिशंस के साथ में पैरेलल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इक्वालिटीज जो है वो शो करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो भी ट्रेडिशन होगा, जैसे हिंदुइज्म का एग्जांपल ले लो, तो इसमें जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी इनका कल्चर है, वो लगभग आज से 1000-2000 साल पहले जो ट्रेडिशन होगा हिंदुइज्म में, उससे सिमिलैरिटी शो करेगा। तो ये अजम्पशन मानकर चलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसा अजम्पशन क्यों है? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा रहे हैं। पास्ट जानने की ही तो कोशिश हो रही है ना, जो भी पुरानी चीजें मिल रही हैं उनके बेसिस पर। तो ये सोच रहे हैं कि आज का जो भी ट्रेडिशन होगा वो पुराने ट्रेडिशन से कुछ ना कुछ पैरेलल्स शो करेगा, कुछ ना कुछ इक्वालिटी शो करेगा, तो उससे ये पता लगा लेंगे। लेकिन ये जो अजम्पशन है ये स्टोन कॉइन्स और पॉट्स के केस में तो प्लॉजिबल है, यानी कि एक्सेप्टेबल है, मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि स्टोन कॉइन्स और पॉट्स का जो आज यूज होगा वही 10 साल पहले, वही 20 साल पहले, वही 1000 साल पहले यूज होता होगा। तो ये अजम्पशन इनके लिए तो ठीक लगती है।
लेकिन जब हम रिलीजियस सिंबल्स की तरफ जाते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स की तरफ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव हो जाती है। स्पेक्यूलेटिव यानी कि ये अजम्पशन डाउटफुल हो जाता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि लेटर ट्रेडिशन अर्लियर ट्रेडिशन के साथ में कुछ इक्वालिटी शो करें। हो सकता है आज का ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट हो, आज से 1000 साल पहले जो ट्रेडिशन हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये अजम्पशन यहाँ पर फेल हो जाती है। तो अगर हम इन अजम्पशन को एक एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो हम प्रोटोशिव सील का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये वाली जो सील थी प्रोटोशिव सील, ठीक है, इसके बारे में क्या कहानी है कि जो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी कि जो सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है वो कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था अप्रोक्स 1500 से 1000 BCE के बीच में। तो ऋग्वेद एक गॉड का नाम मेंशन करता है, उस गॉड का नाम है रुद्र। और रुद्र जो है वो लेटर पुराने ट्रेडिशंस में, यानी कि जब पुराण लिखे गए थे वैदिक पीरियड के बाद ये टाइम आता है, तो उसमें शिव के लिए एक दूसरा नाम है रुद्र, जो पुराने ट्रेडिशंस में मेंशन किया गया है, यूज किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में जो रुद्र नाम के गॉड मेंशन किए गए हैं उनको ना तो पशुपति के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है, पशुपति मतलब एनिमल्स के लॉर्ड इन जनरल, या फिर अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कैटल के लॉर्ड, यानी कि जो गाय वगैरह होती हैं उनके लॉर्ड वो होते हैं पशुपति। तो ना तो पशुपति की फॉर्म में रुद्र को डिपिक्ट किया गया है, ना ही किसी योगी की फॉर्म में रुद्र को डिपिक्ट किया गया है ऋग्वेद में। इन अदर वर्ड्स, ये जो डिपिक्शन है, जो पशुपति वाली डिपिक्शन है और जो योगी वाली पोजीशन है, ये रुद्र की डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती है जो ऋग्वेद में बताई गई है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पहली बात, जो लेटर ट्रेडिशंस हैं वो अर्लियर ट्रेडिशंस के साथ में सिमिलरिटी शो करते हैं, ये अजम्पशन था। तो लेटर ट्रेडिशन यहाँ पर कौन सा हुआ, जो ऋग्वेद का ट्रेडिशन है। ऋग्वेद में रुद्र को जिस तरीके से मेंशन किया गया है, उस तरह से ऋग्वेद से पहले जो सिविलाइजेशन थी आईवीसी, उसमें जो पशुपति को मेंशन किया गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि पशुपति बिल्कुल अलग है और जो रुद्र है ऋग्वेद में वो बिल्कुल अलग है। और रुद्र तो शिव का ही दूसरा नाम है ना, और पशुपति को भी हम प्रोटोशिव बोल रहे थे कि ये शिव के अर्लियर फॉर्म होंगे, यानी कि उन्हें भी हमने शिव से रिलेट कर दिया। लेकिन यहाँ का और यहाँ का कनेक्शन तो बैठ ही नहीं रहा है। ऋग्वेद में जो मेंशन किया जा रहा है वो आईवीसी की मेंशन से बिल्कुल अलग है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लेटर ट्रेडिशंस होते हैं वो पुराने ट्रेडिशन से सिमिलरिटी शो करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अजम्पशन मानना जरूरी नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सील हमने देखी पशुपति की, ये अगर शिव नहीं थे तो ये कौन थे? तो कुछ स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये एक शमन होंगे। शमन कौन होते हैं? शमन वो मैन और विमेन होते हैं जिनमें कुछ मैजिकल और हीलिंग पावर्स होती हैं। इसके साथ ही साथ वो दूसरी दुनिया के साथ में, दूसरे वर्ल्ड के साथ में कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भी रखते हैं, तो वो होते हैं शमन्स। तो हो सकता है इस सील में जो दिखाए हो वो शमन हो, लेकिन वही बात है, क्लियर कुछ भी नहीं है। ये प्रोटोशिव भी हो सकते हैं। ये जो भी इंटरप्रिटेशन निकाली है ये आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी समझ के बेसिस पर निकाली है, जो भी उन्हें मिला है। और ये डिस्प्यूट जो है वो इसलिए भी है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा रहे हैं, पास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट में हम लोग थोड़ी ना थे, जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पर ही पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, ये इंटरप्रिटेशन चेंज भी हो सकती है अगर इस स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया तो। वैसे बहुत कुछ ना हड़प्पन स्क्रिप्ट पर ही डिपेंड करता है। तो देखते हैं, हो सकता है फ्यूचर में इस सील को डेसिफर कर लिया जाए, तब शायद इस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री कुछ और ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और ये जो हेडिंग थी ये हमारे चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी। तो इसी के साथ में चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स कंप्लीट होता है। आई होप सो कि चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।